मैं कह रहा हूँ 15 नवंबर से ठीक पहले ठीक है, नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बनेंगे, शपथ लेंगे। कौन सा? कम से कम तेजस्वी जी से तो बहुत अच्छे हैं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जानना जो ना खोज पाता हो, उससे तो जरूर बेहतर। समझता हूँ जिस धरती से ये बात कही गई, माता सीता का आशीर्वाद है। आने वाले दिनों में वहाँ एक भव्य मंदिर तो बनेगा ही, और एक शानदार पर्यटन स्थल भी वो धार्मिक तौर पर होगा। दूसरी बात, पार्टियां सर्वे भी करती हैं। तीसरी बात कि हम हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए कौन व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किसको जरूरी है देना, उसके हिसाब से सभी दल आपस में बैठेंगे। तभी मैंने आपको कहा था जेडीयू डबल डिजिट में आएगी। मैं जमीन पर काम करता हूँ, वो जिनके भरोसे जमीन पर काम करते हैं ना, वो सारे भाड़े के लोग हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए सरकार आ रही है। देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप बखूबी जानते हैं कि आज सीतामढ़ी पहुंच करके गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जब गृह मंत्री ने इतना बड़ा बयान दे दिया है तो इस पर चर्चा लाजिम हो जाती है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी शुक्रिया, नमस्कार जी। सबसे पहले तो राहुल जी, आपने सुना होगा कि आज सीतामढ़ी पहुंच करके गृह मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पूर्ण बहुमत तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि टू थर्ड से ज्यादा मेजोरिटी से हम लोग इस बार फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2/3 से ज्यादा बहुमत। बिल्कुल। उसमें सोच समझ कर तो बोल रहे हैं ना राहुल देखिए, कुमार, मैं कि तो दिन में ही सपना देख रहे हैं। देखिए, सपने वो देखते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं। हम जब बात करते हैं तो हकीकत की बात करते हैं। आज जहां पर माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों ने जहां पर ये बातें कही हैं, वो जगह क्या है? माता सीता की धरती, बिल्कुल। पुनौरा धाम से। और पुनौरा धाम में आज वो जिस काम के लिए गए थे, वो दो काम है। पहला काम तो यह है कि माता सीता को लंबे अरसे के बाद हम लोग एक भव्य मंदिर में, वहां पे हम शिलान्यास हम लोगों ने आज किया है, इंडिया ने, सरकार ने उसको किया है। तो धार्मिक तौर पर तो वो है, लेकिन दूसरी जो संभावना उससे जो बनती है कि बिहार के अंदर जो असीम संभावनाएं हैं पर्यटन की, जिसमें धार्मिक पर्यटन भी है और दूसरे तरह के जो नदी और पहाड़ के जो होते हैं, वाल्मीकि नगर और दूसरे जो हैं, उसको अगर उस लिहाज से भी अगर हम देखें धार्मिक, भाई जो अपने को बहुत सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करने वाले लोग समझते हैं, वो ये समझते हैं कि मंदिर का क्या काम, ठीक है। लेकिन चलिए, आप उसको उस तरह से नहीं देखिए, आप इसको इस तरह से ही देखिए कि अगर अयोध्या में, अगर तिरुपति में, अगर दूसरी जगहों पे, पुरी में करोड़ों लोग जा सकते हैं और उसकी अपनी एक इकोनॉमी डेवलप करती है, होटल इंडस्ट्री से लेकर के ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और भी तमाम चीजें। तो मैं समझता हूँ कि जिस धरती से ये बात कही गई, माता सीता का आशीर्वाद है। आने वाले दिनों में वहाँ एक भव्य मंदिर तो बनेगा ही, और एक शानदार पर्यटन स्थल भी वो धार्मिक तौर पर होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो संभावनाओं वाला बिहार आज उन्होंने खोला है, और उस संभावनाओं वाले बिहार में निश्चित तौर पर जिन्होंने इस संभावनाओं का शिलान्यास रखा है, तो बिहार की जनता उनको तो वापस लाएगी ही। उनको तो वापस लाएगी ही, लेकिन आपने देखा, क्योंकि लोग यहाँ पर टकटकी लगाए बैठे हुए थे, लोग सुनना चाह रहे थे और सुनना चाह रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को। देखिए, पूरा कंफ्यूजन क्रिएट किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। तो लोग सुनना चाह रहे थे कि जब आपने कंफ्यूजन क्रिएट किया है तो कंफ्यूजन को दूर भी आप ही करेंगे। लेकिन आज एक बार फिर से ऐलान नहीं हुआ राहुल जी, ऐलान नहीं किया गृह मंत्री अमित शाह ने कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, यानी कि एक बार। मैं कह रहा हूँ ना कि ये कुछ मीडिया के लिए जरूरी भी है कि कुछ चीजों को आगे कहा जाए, इसलिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ। आपने जब से एनडीए बना है, तब से नीतीश कुमार जी की भूमिका किस रूप में रही है? जब वो कम सीटों पर थे, जब बिहार में सरकार उनकी नहीं भी बनी थी, तब भी साल 2000 में उन्हीं को मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से बनने का मौका मिला। ठीक है, वो 6-7 दिन ही रहे, लेकिन
दूसरी बार जब सीटें कम आई, जब 2020 की बात मैं करूं, उस वक्त भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनी जब उनकी सीटें कम आई। मैं एक बात आपको समरीन जी कहूं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का जो अनुभव है, उस अनुभव का लाभ सिर्फ बिहार के जख्म को खत्म करने में नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने जो एक कहिए कि एक क्रिएशन किया है बिहार का। मैं उनको एक इंजीनियर के तौर पर भी देखता हूँ। मैं उनको बिहार के निर्माण करने वाले शिल्पकार के तौर पर भी देखता हूँ। मैं उस रूप में जब देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि बिहार अब गड्ढे से ऊपर आ चुका है। अब उनकी शायद ज्यादा जरूरत इस रूप में है। तो गृह मंत्री ने क्यों नहीं वही ऐलान बात मैं किया? कह रहा हूँ। आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं, आपने ही कंफ्यूजन क्रिएट किया था, तो कंफ्यूजन दूर कौन करेगा? महज एक ऐलान बिल्कुल करना था राहुल हो जी। जाएगा। कब होगा? ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हम भी चुनाव से पहले, जनता इंतजार कर रही है। चुनाव से जनता को देखिए मालूम है क्या कि मालूम? नीतीश कुमार जी अगली पारी फिर से खेलेंगे, और एनडीए के हर व्यक्ति को ये बात मालूम है। ठीक है, और चुनाव तो से गृह मंत्री बस बोल देते चुनाव हैं। से पहले उसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी इंतजार करना पड़ेगा। नहीं देखिए, ये चूंकि ये कोई कहानी ही नहीं बची है, हाँ, हाँ। आपको ये लग रहा है तो आप याद कीजिए ना नहीं, कि नहीं, अमित शाह ने क्या कहा था आपकी कॉन्क्लेव में। आप याद कीजिए ना क्या कहा था बीजेपी ने जो कहा है, हाँ। उसका अपना एक प्रोसेस है। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री होंगे, ये तय था कि 24 के बाद प्रधानमंत्री होंगे, तो उसके बाद जब वो चुने गए, सांसदों की बैठक हुई, उसे प्रपोजल आया, उनको फिर से चुना गया। इस बात को ठीक से समझना चाहिए। इसलिए मैं वैकेंसी नहीं है बिहार में सीएम का, मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा कोई के खेल नहीं होगा, बतौर प्रवक्ता कोई खेल नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा हो कोई रहा, खिचड़ी नहीं पकेगी। नहीं भाई, इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। एक लाइन में आप सिंपल समझिए कि बिहार के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। एनडीए के अंदर बीजेपी एनडीए बस एक ऐलान करना था। देखिए, ऐलान को आपको हड़बड़ी है ना, एनडीए। ये तो जनता का सवाल नहीं है राहुल जी। नहीं, मुझे जनता के बारे में आपको बताता हूँ। नीतीश जी जनता की नब्ज को समझते हैं, एनडीए भी जनता की नब्ज को समझती है। उस स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि तमाम सर्वे, तमाम कुछ भी हो जाए, रिजल्ट 2/3 से ऊपर होगा बिहार में, और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार 15 नवंबर से पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए के चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मैं कह रहा हूँ 15 नवंबर से ठीक पहले, ठीक है, नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि राजद वाले भी नीतीश कुमार का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और साफ साफ लिख रहे हैं उसमें कि जरा तस्वीर देखिए, जरा वीडियो देखिए कि नीतीश कुमार की हालत क्या से क्या हो गई है। और ये भी उन्होंने सवाल पूछा है कि अब आप बताइए ना, अब आप ही अंदाजा लगाइए कि बिहार को कौन चला रहा है, कौन चला रहा है। मैं वही तुझे बताना चाह रहा हूँ हाँ। कि तेजस्वी जी युवा हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, बेशक वो 9वीं पास किए हैं कि नहीं किए उनका विषय है, लेकिन वो वोटर लिस्ट में अपनी नाम नहीं खोज पाते हैं, अपना नाम नहीं खोज पाते हैं। ठीक है जी, ये वो तेजस्वी जी हैं। अच्छा। पिछले 3 साल में उन्होंने बिहार का दौरा करने का सोचा। आप मुझे बताइए कि पिछले 3 साल में क्या उन्होंने सभी जिलों को घूम लिया? लेकिन नीतीश कुमार जी न सिर्फ पूरे बिहार को घूम चुके हैं, बल्कि हर एक दिन, आज पुनौरा धाम में है, कल वैशाली में थे, परसों राजगीर में थे, उसके पहले बोधगया में थे, उसके पहले सिवान में थे। अगर मैं पिछले 3 महीने का ही कैलेंडर निकालूं तो 90 दिन में शायद 9 दिन ऐसा रहा होगा जब वो अपने मुख्यमंत्री निवास से निकले नहीं होंगे। वायरल वीडियो देखा कि नहीं? सुन लीजिए, वायरल वीडियो देखा कि नहीं देखा? हर व्यक्ति अपने एक उम्र में होता है। हाँ। उसकी भाव भंगिमा को अगर आप जज करते हैं, हाँ, तो उसके काम से जज करिए। अगर पुनौरा धाम में वो जाते हैं, सवाल पूछ दिया है राजद वालों ने, अरे बिहार कौन चला? मैंने कहा भाई, बिहार कौन चला? कम से कम तेजस्वी जी से तो बहुत अच्छे हैं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जो ना खोज पाता हो, उससे तो जरूर बेहतर है। और उससे जरूर बेहतर तो छोड़ दीजिए, उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना बेहतर है जो आपको लगता है कि इस उम्र में बूढ़े हो गए। मैं कह रहा हूं कि आप जब कोर्ट का मसला आता है
लालू जी के बारे में कहते हैं कि बीमार हैं वो और इनको विपक्ष परेशान कर रहा है। ठीक है, बीमार है, मुझे भी लगता है बीमार है। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? लालू जी हैं। तो लालू जी अगर उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अगर उन्होंने कल कोई भ्रष्टाचार किया है तो उन पे कानूनी कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो बीमार है, लेकिन एक पार्टी चलाने के लिए वो स्वस्थ हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए वो अस्वस्थ हो जाते हैं। कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर इतने स्वस्थ हैं कि बिहार को हर दिन कोई न कोई सौगात दे रहे हैं। कोई ना कोई सौगात दे रहे हैं, लेकिन देखिए आप भी बखूबी जानते हैं कि ये साल चुनाव का है और ऐसे में खूब नसीहतें भी दी जा रही हैं। आपने देखा था आपके ही नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, निशांत कुमार के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दे डाली थी। साफ कहा कि आप बिहार को संभालिए और जेडीयू को किसी और को सौंपिए। किसको चाह रहे हैं कि जेडीयू सौंप दे नीतीश कुमार? देखिए, माननीय नेता जो हमारे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी एक अलग भूमिका रही है लंबे समय से नीतीश जी के साथ। जब समता पार्टी का गठन हुआ था या उसके पहले भी जो जनता दल था और लोक दल चा और वो जो चीजें थी, उस वक्त से इनके संबंध हैं। और इन्होंने कई बार ये बात कही है कि राजनीतिक विरोध हमारा हो सकता है, असहमति हो सकती है, लेकिन वो बड़े भाई हैं और हमको खून देना होगा तो सबसे पहला व्यक्ति हम होंगे। अगर उस भाव से, ये एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा, अगर इस भाव से उन्होंने अपने भतीजे के बर्थडे के दिन अगर कुछ उन्होंने कहा, तो मुझे लगता है कि उस ट्वीट में भतीजे के बहुत हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने उसमें कुछ कहा है तो बहुत साफ इशारा भी है कि वो क्या चाहते हैं। नहीं समझते हैं हम लोग इशारा राहुल जी, स्पष्टता के साथ उन्होंने दो बातें सीधी बात बोली भाई, उन्होंने सीधी बात कही। जलेबी नहीं बना। नहीं, जलेबी नहीं बना रहा है, सीधी बात उन्होंने कही कि आपके अनुभव का इस्तेमाल बिहार में होना है। आपने कहा था पहले भी जेडीयू किसको सौंपे, कौन संभालेगा? किसी भी योग्य व्यक्ति को। कौन है योग्य? वो तो नीतीश जी तय करेंगे। तो नेता से आपने पूछा नहीं? देखिए, मेरे नेता आपका इशारा कितना? मेरे नेता ने कहा कि नीतीश जी ने यह तय किया था कि जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेडीयू के मुख्यमंत्री पद पर काम करना एक साथ दो पद पर उचित नहीं है। यही बात आरसीपी जी पर लागू हुआ था जब वो केंद्रीय मंत्री बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यही बात ललन सिंह जी पर भी लागू हुआ था। ऐसी परिस्थिति में भतीजे का बर्थडे था तो उन्होंने कह दिया। अगर आप इतना भी इशारा नहीं समझते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। यानी कि साफ साफ सलाह दे डाली थी निशांत कुमार को। देखिए, ये तय करना नीतीश कुमार जी को है और ये तय करना निशांत जी को है। लेकिन हमारे नेता की जो भूमिका थी एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर, ये उन्होंने कह दिया। यानी कि चाचा का प्यार जो है वो भतीजे के लिए, किसी भी चाचा के का प्यार भतीजे के लिए रहता है। आपके भी चाचा, आप जिनकी भी भतीजी होंगी, आपको भी उतना ही लाड़ मिलता होगा जितना आपके पिताजी करते होंगे। बिल्कुल 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 ठीक है, लेकिन अब आप हमें ये भी बताइए कि सीटों के बंटवारे का क्या हुआ? पेंच अब भी फंसा हुआ है कि पेंच जो है वो निकला भी है? नहीं, मुझे लगता है कि सभी दलों ने अपनी तरफ से सीटों की जो भी संभावनाएं हैं उस पर बात कर ली है और सीटों को इस तरह से शायद एग्रीगेट कर लिया गया कि किसका किस पर दावा है, चिन्हित कर लिया है। हाँ, इस तरह से चीजें चल रही हैं। ठीक है, और यानी कि सीटों वाली लिस्ट तैयार। हाँ, सभी दलों ने अपनी लिस्ट को सौंप दिया है। सभी दलों ने। किसको सौंपा? जाहिर सी बात है, दो बड़े दल हैं, बीजेपी और जेडीयू। ठीक है, दोनों निश्चित तौर पर उस डेटा के साथ काम कर रहा है। मान लीजिए कोई एक सीट ऐसी होगी जिसपे हमारा भी दावा है, एलजेपी का भी है, बीजेपी का भी है, तो जाहिर सी बात है उस पर प्रायोरिटीज भी तय होगी। दूसरी बात, पार्टियां सर्वे भी करती हैं। तीसरी बात कि हम हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए कौन व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किसको जरूरी है देना, उसके हिसाब से सभी दल आपस में बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि आजकल में भी बैठक हुई होगी। आने वाले दिनों में कई बार ये बैठकों का दौर चलेगा। बिल्कुल, मैं वही बात मैं कर रहा हूँ कि बैठकें चल रही हैं और बहुत वरिष्ठ लेवल पर चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रदेश स्तर पर चल रहे हैं, बहुत वरिष्ठ लेवल पर चीजें चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि हमारा फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। फेज 1 कंप्लीट हो गया है कि हमने किन सीटों पर चाहिए। मैंने मान लीजिए हमने 20 सीट, कितनी सीटों को आप लोगों ने चिन्हित किया? जो भी दिया है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तो इसको कहने के लिए है, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ अभी, लेकिन हर दल ने दे दिया। उस पर लिस्टिंग भी हो गई कि भाई इनका दावा है, इनकी चाहत है, ये जो भी है उसकी वो हो चुकी है। अब उसके बाद कल वो सारे नेतृत्व के लोग बैठे थे, ज्यादा लोग नहीं थे, आपको भी पता है। जाहिर सी बात है कि अब स्क्रूटनी का काम चलेगा। उसमें तमाम डेटा हमारे पास होगा कि जिस कैंडिडेट को आप चाहते हैं उस पार्टी का क्या है, सर्वे क्या है,
सारे डेटा को लेकर के बैठेंगे, उसके बाद स्क्रूटनी होगी, फिर वो बातचीत होगी कि भाई सर आपके हिसाब से ये जो सीट आपको चाहिए, ये उसका भी दावा है, और सर्वे में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पैमाना होता है। मुझे लगता है हम लोग फेज 1 से आगे बढ़ चुके हैं, और मेरा ख्याल है ऐसा कि जो चीजें मेरी जानकारी में है कि लगभग 1 महीने के अंदर सारी स्थितियां बहुत क्लियर हो जाएंगी। बहुत क्लियर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। 1 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा। देखिए, लेकिन महागठबंधन के देखिए, नेता अगले महीने विश्वकर्मा पूजा है ना, हाँ, हाँ। उस दिन से देश के अंदर शुभ काम बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। ठीक है, भादों का महीना रहता है, लेकिन जो भी शिल्पकार इस देश के हैं, उनके लिए विश्वकर्मा पूजा बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि उसके बाद आपको एनडीए गठबंधन की सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, जो आप सब लोग जवाब चाहते हैं। यानी कि थोड़ा सा इंतजार बस और करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी भी आ रहे हैं बिहार। बिहार जीतना इतना आसान नहीं होगा एनडीए के लिए। राहुल गांधी जी पर मैं एक टिप्पणी करूंगा, बहुत सिंपल। हाँ। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने उनको नेता माना या नहीं माना, वो कहते थे कि मुझे नेता माना। चुनाव के जस्ट बाद ऐसी क्या परिस्थिति हुई वो बेहतर बताएंगे। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और भी कई पार्टियों ने उनको पिन छुड़ा लिया। ठीक है, बिहार में वही लीडर चाहते हैं कि बिहार की धरती पर हम अपनी जमीन वापस पा लें। अब वो जमीन किसके कब्जे में है? जैसे बिहार में जमीन कब्जा करते हैं जो लोग, उन्हीं के पास है। अच्छा। तेजस्वी के पास। जी। ठीक है, दोनों भाई हैं। मैं वही बता रहा हूँ। फिर बड़े भाई छोटे अरे भाई साथ आ रहे हैं, क्या होगा? पूरी बात सुन लीजिए। अब तेजस्वी जी के पास वो जमीन चली गई है, राहुल गांधी रोज उसको छीनना चाहते हैं। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री घोषित करो, राहुल गांधी कर नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले मेरी जमीन वापिस करो। अच्छा। इसी बीच एक और दावेदार आ गया, बोला कि जमीन का आधा हिस्सेदार तो मैं हूँ, अब मुझे इतनी सीट भी चाहिए। तब फिर कांग्रेस के एक नेता खड़े होते हैं, कहते हैं भाई मैं, अगर ये इतनी लड़ेगा तो हम 243 लड़ लेंगे। तो पहले तो नेता तय कर लें, वो उसके बाद बिहार घूमे। अच्छा। और तय मान लीजिए कि जिस दिन तेजस्वी जी का नाम घोषित हो गया, बिहार में इस जमीन कब्जाधारी को, जो नौकरी के बदले जमीन लेने वाले परिवार से आते हैं, उसको बिहार उसी दिन रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा। से एसआईआर में इन्होंने एक बड़ा वो रचा कि भाई पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा। पहले ही दिन इन्होंने अपना नाम नहीं खोज पाए, फिर जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया, उसके बाद उसी दिन उनकी पॉलिटिक्स धाराशायी हो गई। अब ये एसआईआर पे बोलने से भी डर रहे हैं। आप उनके प्रवक्ता से बात करेंगे तो कह देंगे भाई एसआईआर पे सवाल मत पूछना। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि तेजस्वी जी फंस गए हैं। तो वही स्थिति राहुल गांधी जी की भी होने वाली है। जो बात कल कर्नाटक के लिए वो कह रहे थे, चुनाव आयोग वही तो कह रहा है कि आपको लगता है कि फर्जी है। भाई वही बात तो हम कह रहे हैं, जो फर्जी है उसको हटाओ। इसीलिए तो एसआईआर होना है, और इसीलिए तो देश भर में एसआईआर की जरूरत है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि यात्रा से हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे लेकिन भरोसा है कि जैसे जैसे वो घूमेंगे, वैसे वैसे एनडीए के पक्ष में और माहौल बनेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है राहुल जी, वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक्टिव हो चुके हैं प्रशांत किशोर भी। देखिए, फाइलें भी मंगवा ली है और खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी को जो बीजेपी के नेता डरे हुए हैं, प्रशांत, बाकी नेता डरे हुए हैं, चाहे वो जेडीयू के नेता हो, हम के नेता हो, आरएलएम वाले भी डरे होंगे। देखिए, मैं आपको प्रशांत किशोर जी के बारे में फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने विधानसभा चुनाव से पहले भी कहा था, उपचुनाव से पहले भी आपको कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर को बिहार अभी देखने और समझने की जरूरत है। अच्छा। बस मैं इतना ही उनको कहूंगा। क्यों, आपको भी डर लग गया क्या? मैंने क्या कहा? हाँ। मेरी बात में अगर आपको डर लगा है तो आप उन 2 बयानों को इसी वीडियो के साथ निकाल लीजिएगा। अच्छा। जब मैंने कहा था कि जब उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव से पहले जन स्वराज का खाता खुल जाएगा, मैंने तब भी कहा था 0 पर आउट होंगे, आपको याद होगा। मैंने लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा जदयू 6 सीट नहीं जीतेगी, तब भी मैंने आपको कहा था जेडीयू डबल डिजिट में आएगी। मैं जमीन पर काम करता हूँ, वो जिनके भरोसे जमीन पर काम करते हैं ना, वो सारे भाड़े के लोग हैं, और जो खबर वही देते हैं जो उनके आका चाहते हैं। हमारे लिए ये मजबूरी नहीं है, हमारे लिए ये है कि हम जब जमीन पर काम करते हैं तो फैक्ट्स के साथ, सच के साथ काम करते हैं। वो उसके साथ काम करते हैं जिनको उन्होंने तैनात किया है। वो फोन पर मेरे पास अभी कई मैं देखता रहता हूँ, रिकॉर्डिंग आता है, फला आदमी बोल रहे हैं, हाँ मैं चाहता हूँ कि आप जन स्वराज से जुड़ जाएं, आपको हम चुनाव में टिकट देना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं ना?
तो इस तरह से जो पार्टी कैंडिडेट बना रही हो या बनाने का दावा कर रही हाँ, हो, हाँ। मैं उस पार्टी का मतलब भगवान ही भला कर सकता है। भगवान ही भला कर जी, सकता है। यानी कि राहुल कुमार ने बड़े-बड़े बयान दे दिए हैं और बता दिया है कि आगे-आगे क्या कुछ होगा, एनडीए की तैयारी क्या है, इसको लेकर के भी उन्होंने खुलकर बातचीत की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।